morning, my dear students, and welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with शीतल मैम। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। राइट, ड्रेनेज की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर सी बात है, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज ड्रेनेज मतलब कि आपका जो भी पानी है उसकी जो निकासी का सिस्टम होता है। घरों में हमारे पाइप्स के नेटवर्क लगे होते हैं जिससे कि हमारा वेस्ट वाटर घर से बाहर जाता है, या फिर पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू ही हमारे घरों में ताज़ा पानी जो है वो आता है। हम किस तरीके से दूर दराज के एरिया से पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लेमैन्स लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज से हमें ये समझ में आता है। लेकिन जब हम 9th क्लास में आपकी ज्योग्राफी में एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। नो डाउट ये पानी से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे हमारी कंट्री की रिवर्स के बारे में, जो कि आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्लियर? हमारी जो पानी की जो हम ह्यूमन कंजम्पशन है, जो फ्रेश वाटर हमें चाहिए होता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? इन नदियों और लेक्स से ही हमें पानी जो है मिलता है। तो इन नदियों को ही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारी कंट्री की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड ऑल्सो से कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिवर्स हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन नदियों को आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये कहाँ से शुरू होती हैं, किस तरीके से मतलब इनका ओरिजिन होता है, क्या नॉर्थ से लेकर साउथ तक की सारी नदियां एक जैसी है या इनमें भी कोई डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल सकती है। इज इट क्लियर? तो ड्रेनेज चैप्टर है आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी। और ये आपका रिवर्स और एंड जो लेक्स, मेजर लेक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में ये चैप्टर हमें समझा रहा है। क्लियर? तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी नदियां हैं। इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी, गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, एंड देन साउथ इंडिया में भी बहने वाली कुछ नदियां। इन नदियों को आज हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक एक नदी को समझने से पहले उससे रिलेटेड थोड़े से और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो नॉट ओनली ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेशन में वर्क नहीं करता। क्लियर? तो आपकी जो नदियां जिनको हम देखते हैं कि ये गंगा है, ये यमुना है, उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, कहाँ से आ रही हैं, वो किस तरीके से मतलब रास्ते में आते हुए क्या वो सिंपली फ्लो कर रही हैं या कुछ फीचर्स क्रिएट कर रही हैं, तो काफी सारे ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस इकट्ठे काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको ये नदियों की फॉर्म्स जो नजर आ रही है उनको बनाने के पीछे बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस काम करते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम ऑल्सो। राइट? तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो आपने समझनी है। यहाँ पे 3 टर्म्स, एक है रिवर सिस्टम, देन सेकंड इज ड्रेनेज बेसन, एंड थर्ड इज वाटर डिवाइड। क्लियर? जब हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रिवर सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज रिलेटेड टू द मेन रिवर। कि आप सपोज करो कि ये एक बड़ी मेजर नदी आ रही है जो कि मेन रिवर है। क्लियर? रिवर को और आसपास की छोटी छोटी नदियां भी ज्वाइन करती हैं। क्लियर? यहाँ पे लेक्स भी हो सकती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो ये कंप्लीट रिवर, मेन रिवर प्लस द ट्रिब्यूटरी एंड द लेक्स टुगेदर, ये सारा का सारा इसे कहा जाता है रिवर सिस्टम। इज इट क्लियर? दिस टुगेदर इज नोन एज रिवर सिस्टम। और जितना एरिया इस रिवर सिस्टम ने कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ मेन रिवर, इट्स ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसन। मतलब कि जितने एरिया में ये नदी, मेन नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बह रही है, जितना एरिया वो टोटली कवर कर रही है, उसको कहा जाता है ड्रेनेज बेसन। देन द थर्ड कॉन्सेप्ट इज वाटर डिवाइड। अब वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड का मतलब है एन एलिवेटेड एरिया, एक ऊंचाई वाला एरिया
जो दो नदियों को सेपरेट करेगा। सेपरेट कैसे करेगा? अब सपोज करो ये एक बीच का एलिवेटेड एरिया है, क्लियर? पानी अगर मतलब इस तरीके से यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से एक नदी निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इस इधर की ढलान इधर है तो पानी इस तरीके से बहेगा, और यहाँ की ढलान इस तरफ है तो पानी इस तरीके से बहेगा। सो दिस विल बी अ वाटर डिवाइड बिटवीन टू मेन रिवर्स। जब दो बहती हुई नदियों को, या स्ट्रीम्स भी हो सकती है, छोटी नदी भी हो सकती है, एक एलिवेटेड लैंड सेपरेट करता है, उसे कहा जाता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मीन्स एन एलिवेटेड एरिया दैट सेपरेट्स द टू रिवर्स फ्रॉम ईच अनदर, या फिर एक बैरियर की तरह काम करता है वो एलिवेटेड एरिया दो नदियों के बीच में, उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार इसका। The term drainage describes the river system of an area. River system, main river प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसमें लेक्स है, छोटी है, बड़ी है, सारा सिस्टम जो पानी का है उसे रिवर सिस्टम कहा जाएगा। देन ड्रेनेज बेसन, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसन। एक सिंगल नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज जितने एरिया में फ्लो कर रही है, जितने एरिया को कवर कर रही है, उसे कहा जाता है ड्रेनेज बेसन। A closer observation on the map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates the two drainage basins. Such land is known as water divide. Is it clear? ये तीन बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि आपकी जो रिवर है क्या वो सिंपली इस तरीके से फ्लो करती है? क्या मतलब सिंपली बस पानी जो है माउंटेन से नीचे आ रहा है और बीच में कुछ नहीं हो रहा? तो कॉन्सेप्ट आपकी ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है, हम इसको यहाँ पे एक क्विक रिवीजन देंगे, लेकिन जरूरी है कि आप रिवर की डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ो। क्लियर? अलग अलग स्टेजेस होती है रिवर की, तीन स्टेजेस मेनली रिवर की होती है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज कहते हैं, या फिर यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड एज कहा जाता है। क्लियर? जिस तरीके से आप देखोगे कि एक इंसान की लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं ना ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, पहले इन्फेंसी होती है, बच्चा होता है जब छोटा सा इन्फेंट होता है, फिर वो बड़ा होने लगता है, उसे अडोलेसेंट कहा जाता है, फिर वो अडल्ट हो जाता है, एंड देन वो ओल्ड एज में चला जाता है। तो इसी तरीके से एक रिवर का जो कोर्स है, उसके ओरिजिनेशन से लेकर जब तक वो अपने आप को किसी सी या किसी बड़ी वाटर बॉडी में मिक्स नहीं कर देती है, तो उसका तीन कोर्स में उसकी जर्नी को डिवाइड किया गया है, जिसे कहा जाता है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स या लोअर कोर्स, या फिर यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड एज। इज इट क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात जो इसमें देखने की है, समझने की है, वो ये है कि नदी सिंपली इस तरीके से नहीं बह रही है कि बस सिंपल पानी जो है नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है। नदी जब बहती है तो वो एक्सक्यूज मी, डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग फीचर्स क्रिएट करती है। जब नदी आपकी फर्स्ट स्टेज पे होगी तो अलग फीचर्स बनेंगे, जब नदी आपकी मैच्योर स्टेज पे आ जाएगी तो अलग फीचर्स बनेंगे, जब नदी आपकी खत्म हो रही है, लास्ट स्टेज पे आ गई है, तो नदी अलग फीचर्स बनाती है। और ये फीचर्स जो हैं उसकी स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। अब स्टेजेस का सॉरी स्टेजेस का क्या मतलब है? राइट, स्टेजेस का क्या मतलब है और स्टेजेस को क्या डिटरमिन करता है? ऐसा क्या फैक्टर है जो रिवर की डिफरेंट स्टेजेस डिटरमिन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिवर की डिफरेंट स्टेजेस जिसकी वजह से बनती है, वो है स्लोप ऑफ द लैंड, टोपोग्राफी। किस रिलीफ पर, रिलीफ, टोपोग्राफी, स्लोप, ये सारी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जिनको हम एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं। मतलब इनका सबका सेम है कि ढलान कितनी है जमीन में। क्लियर? अब आप देखो, पानी जब प्लेन सरफेस पे गिरता है तो वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाता, वो फैल जाता है। लेकिन उसी पानी को जब हम ढलान पे गिराएंगे तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचता है। यही मेन फैक्टर है जो डिटरमिन करेगा कि कौन सी स्टेज में रिवर
कौन से फीचर्स क्रिएट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी की स्पीड, पानी कितनी वेलोसिटी से बह रहा है, कितनी स्पीड से बह रहा है। जितनी ज्यादा स्पीड से बहेगा उतने उसमें डिफरेंट फीचर्स बनेंगे। इज इट क्लियर? सो लेट अस सी के रिवर अपनी 3 स्टेजेस में कौन से फीचर्स क्रिएट करती है। जो आपकी यूथफुल स्टेज है, या जिसको हम सिंपली स्टेज 1 कहते हैं। क्लियर? यहां पर रिवर में क्या हो रहा है कि रिवर जो है माउंटेनियस टोपोग्राफी, माउंटेन्स से कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ से रिवर्स जो है वो पैदा हो रही है, राइट। और माउंटेन्स से क्यों पैदा होती है नदियां? क्योंकि माउंटेन्स जो है वो बर्फ से ढकी हुई होती है। तो बर्फ जो है, ग्लेशियर्स जो हैं, वो रिवर का ओरिजिनेशन का सोर्स होता है। इज इट क्लियर? तो ये जो नदी जब माउंटेन्स से चलती हैं तो ये अपने यूथफुल स्टेज पे है, इनमें पानी भरपूर भरा हुआ है, और क्योंकि ढलान बहुत स्टीप है इसलिए नदी बहुत फास्ट बहती है। इज इट क्लियर? बहुत वेलोसिटी के साथ बह रही है। अब जब नदी पानी जब बहुत तेजी से बह रहा है तो क्या हो रहा है कि पानी जहां आगे बजेगा, आगे तो काट पा रहा है लेकिन पानी को साइड कटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हेडवर्ड इरोजन तो ज्यादा हो रही है, लेटरल इरोजन कम हो रही है। इज इट क्लियर? नदी जैसे यहां से बहती हुई बहुत स्पीड से बहती हुई आ रही है, तो जहां पे नदी का पानी आगे बजेगा जमीन पे उसको काटता हुआ निकल जाएगा, तो इसे कहा जाता है जहां पे बजेगा, दिस इज कॉल्ड हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन मतलब कि जब रिवर बहुत ज्यादा स्पीड में माउंटेनियस टोपोग्राफी से आ रही है तो वो जहां आगे पानी बज रहा है वो उसी को काट पा रही है, क्योंकि स्पीड इतनी तेज है कि वो लेटरल साइड कटिंग करने का उसको टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर रहती है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत नैरो आई शेप्ड वैलीज या फिर वी शेप्ड वैलीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वी शेप्ड वैली बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है बहुत तेजी से नीचे आते हुए सिर्फ आगे की जमीन को काट पा रही है। इसलिए अगर आपने कभी देखा हो, आप घूमने जाते हैं, हिल्स में जाते हैं, जैसे रोहतांग पास है, लद्दाख या फिर लाहौल स्पीति जैसे एरियाज में अगर कभी आप घूमने गए हों तो आपने वहां पे देखा है कि रिवर का जो पैसेज है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत वाइड नदी नहीं होती है। हायर माउंटेन रेंजेस में जो है नदी का पैसेज बहुत ही नैरो होता है, राइट। दिस इज द रीजन, क्योंकि वहां पे हेडवर्ड इरोजन ज्यादा है और लेटरल इरोजन जो है वो कम हो रही है, जिस कारण वहां पे आई शेप्ड और वी शेप्ड वैलीज बनती है। उसके बाद जब रिवर नीचे आ रही है आपकी सेकेंड स्टेज पे, मैंने आपको बताया था कि जो मेन फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है वो है स्लोप ऑफ द लैंड। तो अब यहाँ पे ढलान जो है वो पहले फर्स्ट में ऐसे थी, अब ढलान जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो गई है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मिडिल कोर्स में मियांडर्स बनना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे वी शेप्ड के बजाय यू शेप्ड वैलीज बन रही है, राइट। सेकेंड स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे यू शेप्ड वैलीज और मियांडर्स। मियांडर्स क्या होता है? मियांडर्स क्या होता है? सबसे पहले यू शेप्ड वैली को समझेंगे। यू शेप्ड वैली कब बन रही है? यू शेप्ड वैली बनती है तब जब पानी की जो स्पीड है, अब जो रिवर की जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है, और अब पानी हेडवर्ड इरोजन के साथ लेटरल कटिंग भी कर पा रहा है। दैट मीन्स साइड कटिंग भी कर पा रहा है। तो पहले बन रही थी वी शेप्ड वैली, अब बन रही है यू शेप्ड वैली, क्योंकि बहता हुआ पानी साइड कटिंग भी कर पा रहा है, इसलिए वी शेप्ड वैलीज जो है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, कि जब आपकी रिवर फर्स्ट स्टेज से नीचे आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में आ रही है, अपने साथ बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर आ रही है, क्योंकि इस वक्त रिवर की मैक्सिमम कैपेसिटी है और मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए बहुत बड़े बड़े कंकर पत्थर अपने साथ लेकर आती है।
और फर्स्ट स्टेज में डेपोजिशन नहीं होती, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। डेपोजिशन कहाँ होगी? डेपोजिशन होती है सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज में जब डेपोजिशन हो रही है, किस चीज की डेपोजिशन हो रही है? द सेडिमेंट्स which are brought down by the running water from the mountainous region। ठीक है, सेडिमेंट्स कोई का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोटे छोटे कंकर पत्थर होंगे। आप देखोगे बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी पानी के साथ नीचे आए हुए हैं। क्लियर? तो अब जब डेपोजिशन हो रही है सेकेंड स्टेज में, उसकी वजह से बनते हैं मियांडर्स। अब समझो इस बात को कि मियांडर्स कैसे बन रहे हैं। रिवर फ्लो कर रही है फर्स्ट स्टेज में, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सेडिमेंट्स को कैरी किया जा रहा है। सेकेंड स्टेज में जब रिवर आती है, पानी की स्पीड कम हो जाती है, स्लोप थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो गई है। अब यहाँ पे जो डिपोजिशन है, सेडिमेंट्स जो रिवर अपने साथ लेकर आई है, उनको वो छोड़ना शुरू करती है, क्योंकि अब पानी की स्पीड कम हो गई है, तो पानी में कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स को और साथ आगे ले जाए, इसलिए वो उन्हें छोड़ देती है, पीछे छोड़ देती है। अब जो ये डिपोजिशन हुई है, ये डिपोजिशन पानी के रास्ते की अड़चन बन गई है। यहाँ से पानी का रास्ता जो है ब्लॉक हो रहा है। इस ब्लॉक होने की वजह से पानी ने अपना रास्ता अलग से बना लिया। आप कभी भी पानी के रास्ते में कुछ भी रख दोगे तो पानी रुक नहीं जाएगा, पानी अलग से अपना रास्ता वहां से बना लेगा। तो उस तरह से रिवर ने भी अपना अलग रास्ता बना लिया है डिपोजिशन के साइड से, और यहाँ पे फिर डिपोजिशन हो रही है तो रिवर ने फिर अपना रास्ता अलग बना दिया। इस तरीके से जब रिवर के पैसेज में बेंड्स आने लगते हैं, स्नेक लाइक जिगजैग पैटर्न बनता है, उसे कहा जाता है मियांडर्स। क्लियर? When the river, instead of flowing straight, it starts flowing in a zigzag manner, in a snake-like manner, it leads to formation of loops which are known as meanders। क्लियर है आपको? ये बन रहे हैं आपके meanders और आपकी यू शेप्ड वैलीज। क्लियर? सेकेंड स्टेज में ही आप देखेंगे कुछ जगहों पे वाटरफॉल भी बनते हैं। वाटरफॉल क्या होता है? जब अचानक से लैंड की ग्रेडियंट, जो जमीन है वो खत्म हो रही है और वहां से एकदम से डाउनफॉल आ रहा है, तो पानी जो है अचानक से सडन हाइट से नीचे गिरने लगता है, उसे कहा जाता है वाटरफॉल। ये कब होता है? ये तब होता है जब गिरता हुआ पानी ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ रॉक्स, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक को जो है इरोड कर देता है और पानी जो है नीचे एक सडन हाइट से गिर रहा है, इनको कहा जाता है वाटरफॉल। ये भी आपको सेकेंड स्टेज में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम जा रहे हैं थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर में। अब थर्ड स्टेज ऑफ रिवर में क्या हो रहा है? जो आपकी लैंड की ग्रेडियंट है, जो टोपोग्राफी है आपकी, वो और अब यूनिफॉर्म हो गई है। इज इट क्लियर? वो और सीधी हो गई है और पानी की स्पीड जो है और कम हो गई है और पानी ने अब फैलना शुरू कर दिया है। क्योंकि स्लोप सीधी हो गई है तो पानी अब अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है। क्लियर? यहाँ पे थर्ड स्टेज में कौन से फीचर्स बनते हैं? हमने बात की मियांडर्स की, जो सेकेंड स्टेज में बनता है। मियांडर का जो पार्ट्स है, आप देखिए इस तरीके से मियांडर बनते हैं और इन दोनों को कहा जाता है हॉर्न्स। मियांडर के जो दो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उन्हें कहा जाता है हॉर्न्स। जब ये हॉर्न्स बहुत ज्यादा मियांडरिंग होने की वजह से आप बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो ये एक देखिए इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए ये वाला ये जब मियांडर्स के हॉर्न्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो ये रिजेंबल करते हैं, जैसे बुल्स होते हैं ना, हमारे जो बैल होते हैं, बुल्स होते हैं, उनके जो फीट है, वो जो उनका खुर होता है, जो पैरों का खुर होता है, उसको रिजेंबल करता है। इसलिए इसे कहा जाता है ऑक्स बाउ। इसे कहा जाता है ऑक्स बाउ। क्लियर? ऑक्स बाउ, पहले मियांडर बनता है, फिर ऑक्स बाउ बनता है। धीरे धीरे क्या होता है, और ज्यादा डिपोजिशन होने की वजह से ये हॉर्न्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं
और पानी अपना रास्ता अलग से बना लेता है, तो ये बन जाएगी ऑक्सबाउ लेक। मतलब कंप्लीट गोल हो जाएगा और उसके अंदर जो फंसा हुआ पानी है वो उसके अंदर ही रह जाएगा। तो जब पानी स्टेगनेंट हो जाता है किसी एनक्लोजर के अंदर, उसे हम लेक कहते हैं। और क्योंकि ये ऑक्सबाउ से बनता है इसलिए इसे ऑक्सबाउ लेक कहा जाता है। इज इट क्लियर? ये आपके थर्ड स्टेज के फीचर्स है, ऑक्सबाउ एंड देन ऑक्सबाउ लेक। जो आपका लास्ट फीचर बनता है डेल्टा, वो आपकी रिवर की लास्ट स्टेज में बनता है। अब डेल्टा का बनना भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि डेल्टा किस तरीके से बनता है। और स्टार्टिंग में जब मैंने आपको रिवर सिस्टम बताया था तब हमने डिस्कस किया था ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? तो उसी तरीके से अब हम डिस्ट्रीब्यूटरीज को भी समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है। अभी आप देखिए थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर में स्लोप जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म हो चुकी है। इज इट क्लियर? तो पहले ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को समझ लेते हैं। जब मेन रिवर में अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी नदियां जुड़ती है तो उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? लेकिन जब मेन नदी अपने आप को अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बांट देती है उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जो डेल्टा बन रहा है वो एक तरह का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी आप देखोगे डेल्टा जो है वो ये इस तरीके से बर्ड्स फुट को रिजेंबल करता है। बर्ड्स फुट का मतलब पक्षियों का पंजा देखा है आपने कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ऐसा ही आपका डेल्टा भी होता है, बर्ड्स फुट को रिजेंबल करता है डेल्टा। और डेल्टा में क्या हो रहा है, क्योंकि ढलान इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी यूनिफॉर्म हो चुकी है स्लोप लैंड की, कि पानी ने अपने आप को पूरी तरीके से फैला दिया है, छोटी छोटी नदियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मेन रिवर ने इस तरीके से। और ये आपका डेल्टा इस तरीके से फॉर्म होता है। इसके बाद में नदी जो है अपने आप को सी के साथ मर्ज कर देती है। सी होगी, कोई बड़ी लेक होगी या कोई और बड़ा वाटर बॉडी होगा, उसके साथ अपने आप को खत्म कर देती है। तो इस तरीके से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा का जो एक स्पेसिफिक फीचर है वो ये है, देखो आप सेडिमेंटेशन जो है वो रिवर में अनइवनली नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि जहां रिवर का मन किया वहां किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर छोड़ते हुए चलेगी। नहीं, रिवर किस तरीके से डिपॉजिट करती है मटेरियल को, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को, उसकी भी एक सीक्वेंस होती है। जब रिवर की कैपेसिटी बहुत है तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स को अपने साथ लेकर नीचे आ रही है। आपने देखा होगा ना, बड़े जो जब हम जहां से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही होती है तो अचानक से जब ढलान एकदम से कम होती है तो वहां पे हमें नदी के मतलब किनारे पर ही जो बैंक्स होते हैं रिवर के, उस पे बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई मिलती हैं जिस पे बैठ के लोग सेल्फी भी करवाते हैं। राइट? तो वो बड़ी बड़ी चट्टानें आप इमेजिन करो, पानी नदी अपने साथ लेकर आई है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है तो उसने वो बड़ी चट्टानों को वहीं छोड़ दिया है, लेकिन अगली स्टेज तक वो और छोटे कंकड़ पत्थर को साथ लेकर जाएगी। और लास्ट स्टेज तक जो आपका मटेरियल आ रहा है वो है फाइनेस्ट सिल्ट। चिकनी मिट्टी सी होती है ना, आपने कभी देखा होगा नदी जब पानी अपने बैंक से वापस जाती है तो वहां की अगर मिट्टी को आप उठाओगे तो बहुत ही सिल्ट और फाइन मिट्टी होती है वो। तो डेल्टिक रीजन में आपको इसी तरह की फाइनेस्ट सिल्ट जो है वो डिपॉजिट मिलेगा। और डेल्टिक रीजन जो है, जितने भी वर्ल्ड के डेल्टाज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि रिवर जो है वो फाइनेस्ट एलुवियम जो अपने साथ कैरी कर रही है उसको वो लास्ट स्टेज में डेल्टा पर छोड़ती है। इसलिए डेल्टाज जो हैं बहुत ही फर्टाइल एरियाज माने जाते हैं कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये 3 स्टेजेस जो है रिवर की समझ में आ गई है। और ये 3 स्टेजेस डिटरमिन होती है वेलोसिटी ऑफ द वाटर
एंड स्लोप ऑफ द लैंड के बेसिस पे. इज इट क्लियर? 3 स्टेजेस ऑफ रिवर. देन नेक्स्ट इज, हमें कुछ और चीजों को समझना जरूरी है रिवर की रेफरेंस में. अभी आप यहाँ पे देखिए, जो ये आपकी रिवर्स बह रही है, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं इसमें. क्लियर? ये देखो इंडस किस तरीके से, ये इंडस आपकी मेन रिवर आ रही है. दिस इज द मेन रिवर इंडस कमिंग फ्रॉम हियर ऑफ कोर्स. एंड देन उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास. और यहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ जाल जैसा बन रहा है. उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख पाओगे कि गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी एक पैटर्न डेवलप कर रही है. क्लियर? तो नदी किस तरीके से बहती है, कैसा पैटर्न बना रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना. तो इन्हें हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स. इन्हें हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न, जो पैटर्न नदी बहते हुए बनाती है. अब ये पैटर्न्स बनते क्यों है? सिंपल सी बात है कि पानी जमीन पे बह रहा है तो बह रहा है, बस इसमें हमें क्या लेना देना पैटर्न्स बन रहे कि नहीं बन रहे. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं. ये पैटर्न्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी जो धरती है, जो आपकी जमीन है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं है ना. वो एक ही तरह के मिट्टी पत्थर से नहीं बनी हुई. कहीं पे आपकी सॉफ्ट रॉक्स हैं, कहीं पे आपकी हार्ड रॉक्स है. तो जहां पे सॉफ्ट रॉक होगी वहां पे पानी आसानी से उस मिट्टी पत्थर को हटा पाएगा और वहां पे आपको क्लियर कट रिवर का पैटर्न देखने को मिलेगा. लेकिन जहां पे हार्ड सरफेस होगा, जैसे कि आपकी पेनिनसुलर रीजन, क्योंकि वो प्लेट्यू है, प्लेट्यू इज अ हार्ड सरफेस, हमने पढ़ा है ना, लावा फॉर्मेशन से वो बना है. क्लियर? तो आपका जो प्लेट्यू रीजन है, वहां की रिवर्स का आपको कोई क्लियर कट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? इसलिए अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स बनते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ द अंडरलाइंग रॉक मटेरियल. किस तरीके की सरफेस के ऊपर नदी बह रही है वो डिटरमिन करेगा कि कैसा पैटर्न उसमें बनेगा. नाउ लेट अस डिस्कस दीज 5 types of patterns which can be identified on Indian topography. Right? First one is dendritic. Dendritic में क्या हो रहा है? बहुत ही क्लियर कट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है. अब देखिए, मेन रिवर एक आ रही है और उसमें ब्रांचेस बनी हुई है, ट्री लाइक फीचर्स यहाँ पे बना हुआ है. और ये मेनली आपको सॉफ्ट रॉक पे देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत क्लियरली पानी जो है सॉफ्ट रॉक को इरोड कर पा रहा है. इसलिए एक क्लियर कट कुछ ऐसा ट्री लाइक डेंड्राटिक पैटर्न, ट्री की ब्रांचेस की तरह का एक पैटर्न जो है वो बनता है. इसे कहा जाता है डेंड्राटिक पैटर्न. इज इट क्लियर? मेनली सॉफ्ट रॉक जहां पे होगी वहां पे इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा. सेकंड है आपका रेडियल पैटर्न. अब रेडियल क्या होता है? आपने देखा है गाड़ियों के टायर्स होते हैं या साइकिल का टायर देखा आपने, कैसे बीच में से ऐसे इकट्ठा होता है और चारों तरफ को उसकी स्पोक्स निकल रही होती हैं. क्लियर? तो ये रेडियल वहीं से उस टायर के कॉन्सेप्ट से ही इसको नाम दिया गया है. इसमें क्या होता है, एक एलिवेटेड एरिया है. अब ये एलिवेटेड एरिया माउंटेन है जो कि बर्फ से ढकी हुई है. क्लियर? अब ढलान तो चारों तरफ को है ना, तो पानी जरूरी तो नहीं है कि पानी एक ही तरफ से गिरेगा. पानी तो फिर अगर ढलान इस तरीके से है और सोर्स यहाँ पर है पानी का, तो पानी तो चारों दिशा से गिरेगा. तो जब इस तरीके से पानी चारों दिशा से अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हाइट एलिवेटेड एरिया से नीचे चारों दिशा से गिरता है तो एक पैटर्न बनता है रिवर्स का जिसे कहा जाता है रेडियल पैटर्न. क्लियर है? थर्ड है आपका ट्रेलिस पैटर्न. अब ट्रेलिस में क्या हो रहा है? ट्रेलिस पैटर्न में आप देखिएगा एक नदी इस तरीके से बह रही है और उसको छोटी छोटी नदियां साइड से ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन सिर्फ नदी आपको वहीं पर देखने को मिल रही है जहां पे सॉफ्ट रॉक इरोडेबल है. जहां पे आपका हार्ड रॉक है वहां से पानी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा. तो जहां पे ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होगा वहां पर आपका ट्रेलिस पैटर्न बनकर आता है. ट्रेलिस पैटर्न वेयर alternate layers of hard and soft rocks are present.
नेक्स्ट पैटर्न इफ यू सी इज रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर में आप देख पा रहे हो कि कोई भी मतलब कोई मेन नदी क्लियर कट इसमें नजर नहीं आ रही है, ऑल्दो नदी है क्लियर, लेकिन क्योंकि हार्ड रॉक के ऊपर इस तरीके का पैटर्न बनता है, ये रॉक्स जो हैं बहुत हार्ड है, पानी इसको इजीली कैरी अवे नहीं कर पा रहा, तो एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें मेनली क्या होता है कि जो आपकी मेन रिवर है उसको ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती हैं, इसलिए आप देखोगे कि कुछ एक रेक्टेंगुलर पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लियर। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो मेनली हार्ड सरफेस पे जब रिवर बहती है और बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बना पाती है, तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट इज इरेगुलर पैटर्न। यहाँ पे कोई भी प्रोनाउंस्ड पैटर्न नहीं है, नदी जो है अपनी इनडेफिनेट पैटर्न के साथ फ्लो कर रही है, दिस इज इरेगुलर पैटर्न। तो ये हैं हमारे ड्रेनेज पैटर्न्स जो कि डिटरमिन होते हैं कि किस तरह की टोपोग्राफी पे नदी बह रही है। सॉफ्ट रॉक है तो आपको पैटर्न्स क्लियरली नजर आएंगे, हार्ड रॉक है तो पैटर्न्स क्लियरली नजर नहीं आएंगे। तो ये आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हमने जो समझना है वो है ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया की बात की जा रही है। क्या नॉर्थ से लेकर साउथ तक, दैट मीन्स हिमालय से लेकर आपके कोस्टल रीजन तक जितनी भी नदियां बहती हैं वो नेचर में एक जैसी है? क्या उनमें सारी साल पानी रहता है या कुछ नदियां ऐसी है जो सिर्फ सीजनल दैट इज मॉनसून के टाइम पे एक्टिव दिखती हैं? तो इसलिए हमने अपने जो रिवर का सिस्टम है या ड्रेनेज का सिस्टम है इंडिया का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स डिटरमिन करेंगे कि नदियां किस तरीके की होगी। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहले मैं आपको इसको समझा दूंगी, उसके बाद हम टेक्स्ट को रीड करेंगे क्लियर, एंड देन उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपने 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में लिखने हैं क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये टीचर्स जो हैं डालते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि ये बहुत इजी भी है। तो जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें 5 नंबर बड़ी आसानी से स्कोर कर लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है क्लियर। सो मेनली जो क्वेश्चन है इसका वो यही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने इंडिया के सिस्टम्स, रिवर के सिस्टम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो नदियां हिमालय से निकल रही है या नॉर्थ इंडिया में बहती हैं उन्हें हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं, और जो पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती है उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं क्लियर। इनके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि पेनिनसुलर नदियां जो है, सॉरी जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल है नेचर में, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो नॉन पेरिनियल है नेचर में। अब पेरिनियल और नॉन पेरिनियल का क्या मतलब होता है? पेरिनियल मतलब जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी की सप्लाई पूरी रहती है, दैट मीन्स वो नदियां पूरी साल बहती रहती है, वो नदियां पूरी साल हरी भरी रहती हैं, पानी से भरी हुई रहती हैं क्लियर। और नॉन पेरिनियल होता है सीजनल, जिनका नेचर सीजनल है। सीजनल मतलब जाहिर सी बात है कि सीजनल किस वजह से है उनका नेचर, क्योंकि उनका सोर्स जो है वो रेनफॉल है। जब मॉनसून आती है, बारिश होती है तो उन नदियों में पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बाकी के टाइम में समर्स में या फिर विंटर्स में उनका पानी का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो नॉन पेरिनियल है, वो सीजनल है, जबकि आपकी हिमालयन नदियां जो है वो पेरिनियल है, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आपका हो गया। सेकेंड डिफरेंस है इनका सोर्स। सोर्स क्या है, पानी का सोर्स क्या है? क्यों हिमालयन नदियां पेरिनियल है? हिमालयन नदियां पेरिनियल इसलिए है क्योंकि वो हिमालयाज में से आ रही हैं, द माइटी हिमालयाज, हिमालयाज विच आर स्नो कैप्ड,
थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे बर्फ पूरी साल पड़ी रहती है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहां पर जो इन नदियों को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पानी देते रहते हैं। उसके बाद जब मॉनसून आता है तो इनका पानी ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। क्लियर? इसलिए ये पेरिनियल है। जबकि आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनका सोर्स ऑफ वाटर है रेनफॉल। क्लियर? थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि जो हिमालयन नदियां हैं वो एक लॉन्ग कोर्स को कवर करती हैं, फ्रॉम हिमालयाज टू आइदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। क्लियर? एक लंबा रास्ता कवर करती हैं, जबकि पेनिनसुलर नदियां जो हैं उनका कोर्स कंपैरेटिवली शॉर्टर है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि क्योंकि हिमालयन नदियों में पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो बहुत गहरी नदियों से बनता है, डीप रिवर है। जो हिमालयन रिवर्स है उनका कोर्स डीप है, जबकि जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है वो शैलो रिवर्स हैं, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। इज इट क्लियर? और इसके अलावा भी हम कुछ फिफ्थ पॉइंट दे सकते हैं। लेट मी सी, यस, फिफ्थ पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हिमालयन रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन थ्री रिवर्स, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, whereas peninsular river system consists of नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर? और एक और डिफरेंस इनके बीच में है, वो भी आपका टोपोग्राफी वो डिफरेंस क्रिएट करती है कि जो आपकी हिमालयन नदियां हैं वो सारी ही नदियां डेल्टा बनाती हैं बिफोर डिबाउंसिंग इटसेल्फ इनटू द सी। लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है उनमें सारी नदियां मतलब डेल्टाज नहीं बनाती, क्योंकि टोपोग्राफी अलाउ नहीं कर रही, बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, तो शॉर्ट कोर्स में डेल्टा नहीं बनेगा, रादर वहां एस्चुरी बनती है। एस्चुरी क्या होती है कि पानी जब रिवर जब अपनी लास्ट स्टेज में है तो वो फैलने के बजाय डायरेक्टली सी में गिर रहा है, तो वहां पे एस्चुरी, उसे एस्चुरी कहा जाता है, वहां डेल्टा नहीं बनता। इज इट क्लियर? ये आपका एक और पॉइंट इसमें आप मतलब 5 पॉइंट्स तो मैं आपको दे चुकी हूँ, 5 क्यों 6 पॉइंट्स दे चुकी हूँ। 7th पॉइंट एक और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स है वो रिवर्स बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज करती हैं, इरोजनल एक्टिविटीज करेंगी, डेपोजिशन करेंगी और नए नए फीचर्स बनाएंगी, क्योंकि जिस टोपोग्राफी से वो बहती हुई आ रही हैं वो सॉफ्ट रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स है इसलिए उसको इरोड कर पा रहे हैं इजीली। जबकि आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज नहीं कर पाती, क्योंकि वो हार्ड सरफेस पे फ्लो करती हैं। इज इट क्लियर? तो 7 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। इन 7 में से जो भी आपको आसानी से 5 पॉइंट्स याद रहते हैं वो आप लिख सकते हैं। हमेशा कोशिश ये किया कीजिए कि 5 पॉइंट्स अगर मांगे हैं तो 6 पॉइंट्स लिखिए, ताकि अगर एक पॉइंट गलत हो भी जाता है तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस 0 रहते हैं। इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो टेक्स्ट अगर हम इसका देख लेते हैं एक बार। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। कि आपका जो इंडिया के मेन फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे आपका हिमालयाज है, डेजर्ट है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, कोस्टल रीजन्स है, ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी नदियों का नेचर कैसा होगा। हिमालय से आ रही हैं तो पेरिनियल है, पेनिनसुलर रीजन की नदियां हैं तो सीजनल है। According to the Indian rivers are divided into two major groups, that is Himalayan river system and peninsular river system. 1 mark question: how many river systems can be divided in India or derived in India? 2, Himalayan and peninsular. Himalayan river systems के features देख लेते हैं हम। ये question आपको comparison में आता है, differentiate between Himalayan river system and peninsular river system, या फिर simply आपसे पूछा जाएगा give any 5 features of Himalayan river system, या फिर give any 5 features of peninsular river system. Is it clear? So most of the Himalayan rivers are perennial in nature, flowing throughout the year. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. Clear? Snow capped mountains होती हैं, वो बर्फ जो है पूरी साल इन रिवर्स को पानी देती रहती है। The two major Himalayan river systems are
इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। क्लियर? जो वैसे तीन नदियां हैं जो हिमालयन रिवर सिस्टम में है, यहाँ पे सिर्फ दो की बात की गई है, नॉर्थ की बात हो रही है। तो ये है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। They have cut through the mountains making gorges. The Himalayan rivers have long course from their source to sea. जब ये बहती हैं तो क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों में से निकल के आ रही है ना, तो जब पहाड़ों को बीच से काटती हुई चलती हैं तो बहुत ही पिक्चर सीक्वेंस, मतलब देखने लायक बहुत सुंदर गॉर्जेस बनते हैं। गॉर्जेस क्या होता है कि इस तरीके के दो माउंटेन्स को में से जब रिवर अपना रास्ता बनाती हुई आ रही है, तो ये जो बड़ी बड़ी खाइयां दिख रही है ना, बड़े बड़े पहाड़ ऐसे नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं और फिर बीच में से उनके नदी बह रही है, तो वो पहाड़ जो खाई बन रही है उनको गॉर्जेस कहा जाता है। क्लियर? देन द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम द सोर्स टू सी। बहुत ही लंबा रास्ता जो है हिमालयन रिवर्स कवर करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज इन देयर अपर कोर्स एंड ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड इज कैरिड। मैंने आपको बताया है क्योंकि सॉफ्ट टोपोग्राफी, सेडिमेंट्री रॉक्स है हिमालयाज की जो है, तो सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट रॉक होती है, उनको इरोड अवे करती हुई आती है, इसलिए बहुत सारा अपने साथ सैंड एंड सिल्ट लेकर आती हैं। In the middle and lower courses, these rivers form meanders, oxbow, and many other depositional features in the floodplain. They also have well-developed deltas. Deltas बनाती हैं, और जब हमने रिवर का कोर्स पढ़ा था तब हमने पढ़ा है कि सेकेंड स्टेज में रिवर जो है आपके मियांडर्स बनाना शुरू करती है और थर्ड स्टेज में ऑक्सबाउ लेक एंड डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? ये आपके फीचर्स आ गए हिमालयन रिवर सिस्टम्स के। इसके कंपैरेटिवली अगर हम पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, तो अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये ऐसा नहीं है कि बाकी के सीजन्स में नदियां गायब हो जाएंगी, नदियां फ्लो करती है लेकिन उनका कोर्स जो है छोटा हो जाता है, पानी उसमें लगभग ऐसा लगता है जैसे सूख गया है। इज इट क्लियर? लेकिन जब बारिश होती है तो फिर से उसका जो फ्लड प्लेन एरिया है या रिवर बैंक्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, रिवर का कोर्स जो है वो बढ़ जाता है और उसमें पानी भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अब पानी है नदी में देखने के लिए। क्लियर? ड्यूरिंग ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। चैनल्स क्या होता है? कोर्स, जिसके अंदर रिवर बह रही है, जिसके अंदर पानी बह रहा है रिवर। तो जब पानी उसमें भर गया है बरसात में, तो रिवर के चैनल्स जो है बड़े हो जाते हैं, और जब पानी खत्म है ड्राई सीजन में या फिर विंटर सीजन में, तो वही रिवर का चैनल जो है कम हो जाता है। इज इट क्लियर? द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स। मैंने पहले बता दिया कि पेनिनसुलर नदियों का जो कोर्स है, मतलब रास्ता जो है, जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो कम है, और साथ में क्योंकि उसमें पानी कम रहता है इसलिए वो शैलो है, ज्यादा डीप नहीं है। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. Most of the rivers of peninsular India originate in Western Ghat and flow towards Bay of Bengal. तो अभी जब हम मैप पे भी करेंगे या हम रिवर्स करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की, तब आपको पता चलेगा कि नर्मदा, तापी, उसके अलावा छोटी नदियां जैसे माही, साबरमती और एक भरतपुरजा, ये नदियां हैं जो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, और बाकी की सारी नदियां जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी की सारी नदियां टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करती है। तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदियां अपने आप को अरेबियन सी में मर्ज करती है, और ईस्टवर्ड फ्लोइंग नदियां अपने आप को बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज कर देती हैं। तो ये है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, 5 नंबर का क्वेश्चन। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे, अब हम डिटेल में एक एक नदी को के बारे में समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में समझते हैं। हिमालयन रिवर्स मतलब कि सबसे पहले इसमें इंडस, देन वी हैव गंगा एंड देन वी हैव ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले अब जब हम इनको डिटेल में कर रहे हैं, इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है, जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है, वो अभी हम जब पेनिनसुलर रिवर्स भी करेंगे ना, उसमें भी आपको यही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही तरह का क्वेश्चन इसमें से आता है,
एमसीक्यूज में तो ऑब्वियसली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से एमसीक्यूज नहीं आते, एमसीक्यूज भी आते हैं, बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का मेन क्वेश्चन बनता है इस पोर्शन से वो यही है, गिव एनी 5 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, मतलब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आपने लर्न करने हैं। 5-6 आ जाएंगे तो 3 आप अपने आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मेनली यही क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, या फिर 3 नंबर में आता है, या फिर कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपेयर एनी 2 रिवर्स ऑफ हिमालय एंड पेनिनसुलर रीजन। आपको दे दिया गंगा और गोदावरी के बीच में कंपैरिजन करो, या फिर इंडस और नर्मदा के बीच में कंपैरिजन करो, कंपैरिजन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए, फिर आप चाहे कंपैरिजन पूछा आपसे, चाहे कुछ पूछा, आपको सब कुछ आता है। इज इट क्लियर? लेट अस बिगिन। सबसे पहली जो हिमालयन रिवर है हमारी, वो है इंडस रिवर, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस नदी जो है आपकी, वो तिब्बत में मानसरोवर के पास से उसका ओरिजिनेशन होता है, एंड देन इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट। क्लियर? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आप देखोगे तिब्बत के वेस्ट में पड़ता है ना। अब फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे लग रहा है ना जैसे ये रिवर ऊपर कैसे चढ़ के जा रही है। तो रिवर कभी भी अगेंस्ट द टोपोग्राफी नहीं फ्लो करती, लेकिन रिवर ने पहाड़ थोड़ी ना चढ़ने हैं, रिवर ने तो पहाड़ों के बीच में से रास्ता अपना काट के बनाना है। इज इट क्लियर? तो मानसरोवर से इसका जब ओरिजिनेशन होता है इंडस का, ये फ्लो करती है टुवर्ड्स द वेस्ट, लद्दाख में ये इंडिया में एंटर करती है। लद्दाख में आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन वी विल रीड द पॉइंट्स, राइट? लद्दाख में जब ये एंटर करती है, इट फ्लोज फर्दर, और यहाँ पे इसमें लोकल रीजनल जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, जस्कर, ये कश्मीर रीजन में बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं जो इंडस रिवर को लेफ्ट और राइट बैंक से जुड़ती हैं। उसके बाद में इंडस फर्दर फ्लो करती है, और ये यहाँ पे बीच में बलिस्तान और गिलगिट का एरिया आता है, जो कि अब पीओके में है, वैसे इंडिया का ही है लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो यहाँ से रिवर फर्दर बहती है, और अटोक में, अटोक है एक जगह, ये भी पाकिस्तान मतलब पीओके में पड़ता है, अटोक से ये इमर्ज कर जाती है अपनी माउंटेनियस टोपोग्राफी में से, मतलब माउंटेनियस रीजन में से निकल जाती है बाहर। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से इंडस पाकिस्तान में फ्लो कर रही है फर्दर, और यहाँ पर मीथेन कोट, ये जगह है मीथेन कोट। क्लियर? पाकिस्तान की जगह है मीथेन कोट। मीथेन कोट में इंडस को इंडिया की जो मेन नदियां हैं, जो पंजाब की 5 नदियों में से 4 नदियां जो मेन है, वो ज्वाइन करती है इंडस को मीथेन कोट में। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और पीछे से ब्यास भी आ रही है। क्लियर? और ये सारी की सारी नदियां मर्ज कर जाती है इंडस के साथ मीथेन कोट इन पाकिस्तान। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। और उसके बाद फर्दर इट फ्लोज एज इंडस, और उसके बाद में इंडस बनके ये आगे बहती है, एंड देन इट एंटर्स इनटू अरेबियन सी, अरेबियन सी में अपने आप को खत्म कर देती है। इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट इंडस। एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। क्लियर है? फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, जब ये वेस्ट की तरफ बह रही है, अब क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन में फ्लो करती है, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में फ्लो करती है, ये तो पूरा माउंटेनियस रीजन है ना, बड़ी ही रगेड टोपोग्राफी है, बहुत हार्ड सरफेस है, हार्श क्लाइमेट है यहाँ का। तो जब ये बहती है, चट्टानों को काटते हुए बहती है, तो बहुत ही बड़े बड़े मतलब गॉर्जेस क्रिएट करती हैं, जो कि अपने आप में बड़े पिक्चर सीक्वेंस तो होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वैसे बड़े खतरनाक भी होते हैं। क्लियर? तो जब ये फ्लो करती हैं, ये इट फॉर्म्स पिक्चर सीक्वेंस गॉर्जेस इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, नॉट जम्मू, कश्मीर वाले पार्ट में। Several tributaries like Jaskar, Nubra, Sheok, Hunza join it in the Kashmir region. 1 मार्क क्वेश्चन कि रीजनल जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस को ज्वाइन करती है कश्मीर रीजन में, वो कौन सी हैं? तो आपको इसमें से कोई भी एक या दो नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। इंडस फ्लोज थ्रू बलिस्तान एंड गिलगिट एंड मर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक।
Satluj, Byas, Ravi, Chenab and Jhelum join together to enter Indus near Mithenkote in Pakistan. Beyond this, Indus flows southward, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. अब ये सारे तो मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लिए, लेकिन इनमें से इसके बाद अब कुछ एक जो स्पेसिफिक फीचर्स है इंडस से रिलेटेड, जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके लिखना जरूरी है. इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, मतलब कि इंडस का मतलब जहां से इंडस बहती है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब स्लोपी नहीं है, उसकी स्लोप जेंटल है, इतनी ज्यादा क्या कहेंगे इसको, इतनी ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है, जेंटल स्लोप से इंडस जो है बहती है. विथ द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, टोटल लेंथ कितनी है इंडस की? 2900 kilometer. One mark question also. Indus is one of the longest river of the world. One of the longest river. A little over third of Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in Pakistan. ये 1/3 पार्ट जो है इंडस का वो इंडिया में लाई करता है, बाकी की सारी नदी इंडस जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करती है. इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल के कुछ एरियाज जो है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड हिमाचल के कुछ एरियाज को इंडस जो है टच करती है. इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट रिवर इंडस. आई होप समझ में आ गया है. नेक्स्ट इज हमारी अपनी गंगा नदी, जो कि हमारी सेक्रेड रिवर है, जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है. क्लियर? गंगा रिवर सिस्टम क्या कहता है? द हेडवाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा देव प्रयाग इन उत्तराखंड. हेडवाटर्स का क्या मतलब है? आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि बड़ा छोटे से सोर्स से ही एक बड़ी नदी निकलती है. गंगा के केस में भी ऐसा ही है. जैसे ये आपकी मेन रिवर है गंगा, ये गंगा बनने से पहले इसको दो छोटी नदियां ज्वाइन करके गंगा बनाती है. भगीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, थोड़ी देर के लिए भगीरथी फ्लो करती है, फिर देव प्रयाग जो कि उत्तराखंड में एक जगह है जहां अलकनंदा नदी, एक और छोटी नदी भगीरथी को मिलती है, और फिर वहां से आगे देव प्रयाग से आगे ये गंगा के रूप में बहती है. इज इट क्लियर? सो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है आपका कि विच आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा, दैट इज भगीरथी एंड अलकनंदा, और ये कहां पर मिलती हैं? अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, देव प्रयाग इन उत्तराखंड. इज इट क्लियर? Then at Haridwar the Ganga emerges from the mountains onto the plains. जब गंगा हरिद्वार में पहुंचती है तो उसकी माउंटेनियस जर्नी, मतलब हिली जर्नी जो है खत्म हो जाती है, और हरिद्वार से आगे गंगा प्लेन्स में बहती है. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. The river Yamuna rises from Yamunotri glaciers in Himalayas. It flows parallel to Ganga and as a right bank tributary meets Ganga at Allahabad. सबको पता है कि गंगा और यमुना का जो मिलन है वो अलाहाबाद, पहले उसे अलाहाबाद कहते थे, अब उसे प्रयागराज कहा जाता है, जहाँ पे एक अभी कुछ ही महीनों पहले बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट जो कि महाकुंभ हमें देखने को मिला था. इज इट क्लियर? सो क्या है, मैं आपको मैप से समझा रही हूँ. गंगा यहाँ से आप देखिएगा निकल रही है किस तरीके से, यहाँ पे दो भगीरथी, अलकनंदा हेड स्ट्रीम्स एंड देन मीटिंग हियर. गंगा एक नदी बनकर यहाँ पे फ्लो कर रही है. यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करते हुए गंगा जो है वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है फ्रॉम बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. इसे कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अगर हम गंगा को इस तरीके से देखें, अब ये देखिए ये गंगा है, तो गंगा के राइट हैंड साइड पे हमें उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो नजर आ रही हैं वो है यमुना, उसके अलावा चंबल, बेतवा और सोन. और अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गंगा को ज्वाइन कर रही है घाघरा, गंडक एंड कोसी. घाघरा, गंडक और कोसी जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये ओरिजिनेट कर रही है नेपाल से. इज इट क्लियर? नेपाल से आ रही हैं, और ये नदियां जो हैं मॉनसून के टाइम पे
डिवास्टेटिंग फ्लड्स लेकर आती है इन रीजन्स में जब ये यहाँ से बहती हैं। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना है जो गंगा के साथ ही, जैसे गंगा भगीरथी गंगोत्री से निकलती है, उसी तरह से यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, और यमुना गंगा के पैरेलल ही बहती है। और दूसरी जो यमुना के अलावा जो गंगा की और ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, बेतवा और सोन, और ये नदियां हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन से निकलकर आ रही हैं और गंगा को ज्वाइन करती है। इन नदियों का पानी भी बहुत कम है, इनका कोर्स भी बहुत कम होता है, और चंबल, सोन, बेतवा जैसी जो पेनिनसुलर रीजन से आने वाली नदियां हैं वो बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ नहीं करती। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, नेपाल से आने वाली घाघर, गंडक एंड कोसी, ये नदियां हैं जो फ्लड्स लेकर आती हैं, क्योंकि इनमें अपना पानी भी है और फिर मॉनसून के टाइम पर इनमें पानी और ज़्यादा बढ़ जाता है। इज इट क्लियर इन द नटशेल? उसके बाद हम इसको अब डिटेल में करेंगे, राइट? Ganga is joined by many tributaries from Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. The river Yamuna rises from Yamunotri Glacier. 1 mark question. In Himalayas, it flows parallel to Ganga as a right bank tributary and meets Ganga at Prayagraj. The Ghagar, the Gandak and Kosi rises in Nepal. They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to the life and property, whereas they enrich the soil for agricultural use. क्योंकि हिमालयन रीजन से आ रही है तो जाहिर सी बात है अपने साथ न्यूट्रिएंट्स तो लेकर आती है, इसलिए सॉइल को रिप्लेनिश तो करती है, लेकिन फ्लड्स भी लेकर आती हैं। The main tributary which comes from peninsular uplands are Chambal, Betwa and Son. They rises from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. Clear? क्योंकि पेनिनसुलर रीजन से आ रही है, ड्राई रीजन से आ रही है, हार्ड सरफेस से आ रही है, तो इनके पास ना तो बहुत ज़्यादा पानी है और ना ही बहुत ज़्यादा अपने साथ ये कोई सेडिमेंटेशन लेकर आती है। Enlarged with water from its right and left bank tributary, Ganga flows eastward with Farakha till Farakha in West Bengal. This is the northernmost point of Ganga Delta. अब यहाँ से उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, देन वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करते हुए गंगा फराखा तक जो है सिंगल नदी के फॉर्म में बहती है। फराखा के बाद में रिवर जो है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ट्रिब्यूटरी नहीं ज्वाइन कर रही, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पे गंगा को 2 नाम दिए जाते हैं, भगीरथी एंड हुगली। जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब जैसे सपोज करो कि ये गंगा आ रही है और यहाँ से भगीरथी और हुगली, नदी एक ही है, इज इट क्लियर? नदी एक ही है, लेकिन ऊपर वाले रीचेस में, ऊपर वाले रीजन में इसे भगीरथी कहा जाता है, इनिशियल फेज में इसे भगीरथी कहा जाता है और लेटर फेज में इसे हुगली कहा जाता है। तो इनको 2 रिवर्स नहीं मानना है कि भगीरथी और हुगली 2 अलग नदियां हैं, नदी एक ही है, लेकिन अपर रीजन में इट इज नोन एज भगीरथी एंड इन द लोअर रीजन इट इज नोन एज हुगली। तो उसके बाद में गंगा जब आगे बह रही है, यहाँ से बहते हुए अब यहाँ से ईस्टर्न साइड से ब्रह्मपुत्रा भी गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा टुगेदर ज्वाइंस फॉर्म्स द डेल्टा, जिसे कि सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन डेल्टा उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सुंदरी ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये मतलब रीजन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने देखा ना, जिनकी जड़ें, जो जंगल होते हैं जिनकी जड़ें जो है पानी से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वो मार्शेस का एरिया है, दलदली जमीन है, तो वहां से पेड़ों की जो जिनकी एरियल रूट्स होती हैं, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनकी एरियल रूट्स होती है। वो एरियल रूट्स क्या होती हैं कि दलदली जमीन पे उगने वाले पेड़ तो वो होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो दलदल से बाहर निकल आती है ऑक्सीजन लेने के लिए। इज इट क्लियर? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो वो बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, और उसके बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पे वो मेघना के नाम से एक नदी बन के आगे
बहती हैं। इज इट क्लियर? गंगा फराखा तक एक ही गंगा बन के बहती है, उसके बाद बाइफ्रिकेट हो जाती है वो। ऊपर के पार्ट वाली नदी को भगीरथी कहा जाता है, नीचे की पार्ट वाली नदी को हुगली कहा जाता है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा ऑल्सो ज्वाइंस इट, इट फॉर्म्स सुंदरबन डेल्टा, या फिर जिसको इंडो गैंजेटिक गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहा जाता है। और डेल्टा बनाने के बाद इट गोज टू बांग्लादेश, जहां पे ये मेघना के नाम से एक सिंगल नदी के तौर पे बहती है। इज इट क्लियर? सो लेट अस रीड दिस नाउ। अच्छा, यहां तक हो गया। फर्दर वी हैव द रिवर बाइफ्रिकेट्स हियर, भगीरथी हुगली flows southward through the deltic plains of Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and is joined by Brahmaputra. Further downstream it is known as Meghna. तो वन मार्क क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज मेघना. The mighty river with waters from Ganga and Brahmaputra flows into Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. What is the name of the delta formed by Ganga and Brahmaputra combined? That is Sundarban Delta. Now specific features देख लेते हैं. Length of Ganga is over 2500 किलोमीटर. इंडस की कितनी थी? 2900 किलोमीटर. इसकी है 2500 किलोमीटर. अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा. वाटर डिवाइड बताया था ना मैंने आपको, एलिवेटेड पार्ट. तो अंबाला जो है आपका हरियाणा में जो अंबाला पड़ता है, वो अंबाला एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस. द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन स्ट्रेचेस ओवर नियरली 1800 किलोमीटर. मतलब जो एरिया यहाँ से लेकर गंगा यहाँ तक कवर करती है, उसकी टोटल लेंथ जो है वो 1800 किलोमीटर की है. बट द स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स. लेकिन ढलान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. 6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर में उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा. Therefore the river develops large meanders. In other words, there is fall of just 1 meter over 6 किलोमीटर्स. तो क्योंकि ढलान यहाँ पे जेंटल है, स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, इसलिए सेकेंड स्टेज ऑफ रिवर है यहाँ पर. सेकेंड स्टेज ऑफ रिवर में मियांडर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. गंगा नदी में मियांडर्स आपको देखने को मिलेंगे. इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? और जब थर्ड स्टेज में आती है रिवर, तो फिर वो डेल्टा बना के अपने आप को बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर देती है. क्लियर? द थर्ड रिवर ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम इज ब्रह्मपुत्रा. अब ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, आप देखोगे ये भी इट राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक क्लोज टू सोर्स ऑफ सतलुज. सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है मानसरोवर के पास से. तो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी भी यहीं से निकल रही है और तिब्बत में बहुत लंबा रास्ता कवर करती है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी. और तिब्बत वाले एरिया में जब ये फ्लो करती है तो इसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है. 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बाय व्हिच नेम is Brahmaputra called in Tibet, is known in Tibet, right? So it is Tsangpo. यहाँ से जब तिब्बत वाले एरिया से जब आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लो करती है तो इट इज अ ड्राई रीजन, इट इज अ हार्श रीजन, इट इज अ रॉकी एरिया. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब पानी रिवर में है, लेकिन बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज नहीं कर पा रही है रिवर, क्योंकि ड्राई रीजन है. क्लियर? अब नदी जब यहाँ से बह रही है, नामचा बरवा के पास में इट टेक्स अ यू टर्न. नामचा बरवा के पास में इट टेक्स अ यू टर्न एंड देन इट एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश. ब्रह्मपुत्रा इंडिया में कहाँ एंटर करती है? नामचा बरवा के पास से इट टेक्स अ यू टर्न एंड देन एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश. 1 मार्क क्वेश्चन. अब यहाँ पर इसको जब ये इंडिया में एंटर करती है, इसका नाम बन जाता है दिहंग. इज इट क्लियर? DIHANG, दिहंग. दिहंग नदी को आपकी 2 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, दिबंग एंड लोहित. दिबंग एंड लोहित. उसके बाद ये एक ही नदी बनकर असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है. इज इट क्लियर? तसांगपो, दिहंग, ज्वाइंड बाय दिबंग एंड लोहित, और फिर एक ही नदी ब्रह्मपुत्रा बनकर आगे
असम में ये फ्लो करती है। जब ब्रह्मपुत्रा या फिर दिहंग की हम बात करें या तसांगपो की बात करें, जब तसांगपो इंडिया में एंटर कर जाती है तो अरुणाचल प्रदेश और असम रीजन और मतलब जहां जिन जिन स्टेट से ये होकर निकलती है, क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है और कुछ एक एरियाज हैं जहां पे मतलब आपको, हाँ, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है और हेवीएस्ट रेनफॉल इस एरिया में होती है, जिसकी वजह से अब ब्रह्मपुत्रा नदी में बहुत ज्यादा सिल्ट और मतलब सेडिमेंटेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब पानी पानी तो बढ़ ही रहा है क्योंकि हेवीएस्ट रेनफॉल का एरिया है, तो मानसून में वैसे ही ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह फ्लड लेकर आती है और असम रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो वैसे ही फ्लड्स के लिए जाने जाते हैं। आपको पता है ना वहाँ पे मकान किस तरह से, घर किस तरीके से बैम्बू के स्टिल्ट्स पे बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी बाढ़ आती है, फ्रिक्वेंटली वहाँ पे फ्लडिंग होती रहती है। तो वो लोग जो है अपने घर जो है बैम्बू के जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर बनाते हैं, तो पानी नीचे से निकल जाता है। क्लियर? तो क्योंकि ये रीजन हैवी रेनफॉल का रीजन है, ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज्यादा सैंड और सिल्ट सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा आती है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा की जो नदी है उसके बीच में डेपोजिशन कई बार इतनी बढ़ जाती है कि रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। अब ये रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? रिवराइन आइलैंड्स होते हैं जैसे इस तरीके से नदी बह रही है तो बीच में डेपोजिशन हो रही है, डेपोजिशन एक टाइम पे इतनी ज्यादा हो गई है कि रिवर्स के बीच में आइलैंड्स क्रिएट हो गए हैं, तो रिवर्स के बीच में बनने वाले आइलैंड्स को कहा जाता है रिवराइन आइलैंड्स। और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं आपको ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में देखने को मिलेंगे और इन आइलैंड्स पे लोग रहते भी है, ये हैबिटेबल है। क्लियर? ये हैबिटेबल है आइलैंड्स, इन पे लोग रहते हैं। और ऐसा ही एक आइलैंड है माजुली आइलैंड, जो कि असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में पाया जाता है और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड उसे कहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की कहानी वही है जो गंगा की है, सेम नीचे आएगी और गंगा के साथ मिलके ब्रह्मपुत्रा सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बांग्लादेश में एंटर करके मेघना के तौर पे वो बहती है। क्लियर? टेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to source of Indus and Satluj. It is slightly longer than Indus and almost of its course lies outside India. अब देख रहे हो काफी ज्यादा इसका कोर्स जो है वो इंडिया के बाहर पड़ता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयाज, ये हमारे हिमालयाज है, इसके पैरेलल ईस्ट डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है। ऑन रीचिंग नामचा बरवा हियर इट टेक्स अ यू टर्न एंड देन एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, और बहते हुए ये भी गॉर्जेस बनाती हैं। हियर इट इज कॉल्ड दिहंग, अब इसे कहा जाता है दिहंग, और इसको ज्वाइन करती है दो इसकी ट्रिब्यूटरी, दिबंग एंड लोहित, and many other tributaries to form Brahmaputra in Assam. तो मेनली ब्रह्मपुत्रा नाम जो है इसका वो असम में इसको दिया जाता है। आफ्टर दैट in Tibet river carries smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. सबको पता है तिब्बत cold and dry area है, इसलिए यहाँ पे तसांगपो नदी में पानी भी कुछ कम होता है और बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स को वो कैरी नहीं करती। In India, it passes through region of high rainfall. Here the river carries large volume of water and considerable amount of silt. मतलब सेडिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा कैरी कर रही है और पानी भी यहाँ पर बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्रा हैज ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। ब्रेडेड चैनल मतलब कि उसका जो कोर्स है वो कंकर मिट्टी पत्थर से भरा हुआ है, जिसकी वजह से जब डेपोजिशन अकर करती है तो रिवराइन आइलैंड्स भी बनते हैं। Every year during rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing riverbed to rise. The river also shifts its channel. तो नदी क्योंकि सिल्ट से भरी हुई है तो कभी उसका चैनल छोटा हो जाता है, कभी उसका चैनल बड़ा हो जाता है, और अक्सर इस नदी में जो है फ्लड्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप
हिमालयन रिवर सिस्टम क्लियर हो गया है। हमने इसमें क्या क्या समझा है? सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट्स को समझा कि आपका रिवर सिस्टम क्या होता है, आपका ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि वाटर डिवाइड क्या है। फिर हमने 3 स्टेजेस में रिवर्स को समझा, कौन से फीचर्स कौन सी स्टेज में बनते हैं और क्यों बनते हैं। उसके बाद हमने रिवर के फ्लो करते हुए जो बनाने वाले पैटर्न्स हैं उनको समझा, उनके कारणों को जाना। Then we divided the Indian river system into 2 part, Himalayan river system and Peninsular river system. फिर हमने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के रिवर सिस्टम के डिफरेंसेस को पढ़ा। आफ्टर दैट हमने हिमालयन रिवर सिस्टम की जो मेन 3 नदियां हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, उनको हमने डिटेल में किया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स, लेक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड रिवर पॉल्यूशन को कवर करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।